हमारे शास्त्रों के हिसाब से 5 कैलाश हैं। एक कैलाश तिब्बत में है, एक उत्तरांचल में और बाकी 3 कैलाश हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल के कैलाश पर्वतों के नाम हैं श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश और मणिमहेश कैलाश। यह यात्रा मणिमहेश कैलाश की है। मणिमहेश कैलाश जाने के लिए चंबा होकर भरमौर जाना पड़ता है। मैं दिल्ली से काफ़ी सुबह ही चल पड़ा और दिन भर गाड़ी चलाने के बाद रात को डलहौजी में रुक गया। सितंबर के आखिर में बादल ऐसे गिरे थे जैसे मानसून का मौसम हो। बादलों की यह दशा देखकर हर किसी ने मुझे कैलाश यात्रा का ख्याल छोड़ देने की सलाह दी, पर मैं इतनी दूर से आया था इसलिए मैंने अपने प्लान को चेंज नहीं किया। चंबा से भरमौर के बीच लाहल से कैलाश के दर्शन होते हैं, पर चूंकि बादल बहुत अधिक थे इसलिए मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं बहुत उम्मीदों के साथ आया था, इस कारण खराब मौसम की वजह से पूरे प्रोग्राम को खतरे में देख थोड़ा बहुत चिड़चिड़ाना शायद जायज़ था, परंतु बुझे मन से ही सही मैं आगे बढ़ता रहा। भरमौर अपने 84 मंदिरों के लिए बहुत मशहूर है। कैलाश की यात्रा हडसर गांव से चालू होती है, जो कि भरमौर से लगभग 13 किलोमीटर आगे है। अब जंगलों और पहाड़ों में बाघ एवं चीते तो दिखते नहीं हैं, इसलिए मैं तरह तरह के पंछियों को ही देखकर बहुत लुत्फ उठाता हूँ। रास्ते में भरमौर घाटी की भव्यता को देखकर डर लगता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं हजारों फीट की गहरी खाइयों को देखकर कपकपी आ रही थी। वैसे भी मुझे ऐसे पहाड़ सुबह ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दोपहर होते ही पहाड़ मुझे कुछ ज़्यादा ही डरावने दिखते हैं। मैं बीच बीच में रुककर नीचे बहते नदी को देखता रहता था। किसी ने मुझे बताया कि नीचे बहती नदी का अधिकतर पानी कैलाश के ग्लेशियर से ही आता है। पहाड़ों पर वैसे भी मौसम की भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल है, पर यह वर्ष मौसम के मामले में कुछ ज़्यादा ही खराब रहा। अक्टूबर में पहाड़ों पर इतने बादल मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। यह ख्याल रह रह कर आ रहा था कि शायद इस नदी के स्रोत को मैं देख नहीं पाऊंगा। रास्ते पर रुक रुक कर चलने के कारण मुझे हडसर पहुंचने में शाम हो गई। मणिमहेश का मशहूर मेला ख़त्म हो चुका था, इस कारण हडसर के सारे होटल बंद हो चुके थे। जैसा कि मेरा हर बार का तजुर्बा है कि पहाड़ों में खाने के लिए मेरे जैसे शाकाहारी व्यक्ति को कुछ मिले चाहे ना मिले, मैगी ज़रूर मिलती है। मैं एक दुकान में मैगी खाने के लिए रुक गया और गाइड के बारे में पता करने लगा। अगले दिन यह देखकर मेरी खुशी नहीं थम रही थी कि मौसम साफ था। मैंने अपने गाइड संजीव और एक पोर्टर को सुबह 6 बजे ही तैयार रहने के लिए पहले ही बोल दिया था, ताकि हम लोग चढ़ाई काफ़ी जल्दी शुरू कर सके। हम लोगों ने गर्मा गर्म चाय पी, कुछ गपशप की और अपनी चढ़ाई चालू कर दी। क्योंकि शुरू में जोश बहुत रहता है, इसलिए हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। चढ़ाई के रास्ते के शुरू में ही एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ मेरी बंगाल से आए हुए ग्रुप से पहली मुलाकात हुई।
जहाँ तक नज़र जा रही थी हमारा रास्ता एक पहाड़ी नदी के साथ साथ ही ऊपर जा रहा था। मणिमहेश मेले को ख़त्म हुए कुछ हफ्ते ही बीते थे, इसलिए हमें कुछ दूरी पर छड़ियाँ रखी हुई मिल रही थी। मैंने भी एक उठा ली। सोचा कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम बंदरों या शायद भालुओं को ही डराने के काम आ जाए। शुरू में चीड़ के जंगल बहुत घने थे। संजीव ने बताया कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे जंगल कम होते जाएंगे। रास्ता चाहे कितना भी थकाने वाला हो, पर अगर साथ साथ नदी मिले तो थकान ज़्यादा महसूस नहीं होती। हमारे शहरों में नदियों की हालत देखकर हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि पहाड़ों में यही जल कितना साफ और कंचन होता है। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे अब हिमालय के पहाड़ जिन पर बर्फ़ पड़ी रहती है अब नज़र आने लगे थे। बर्फ़ से लदे पहाड़ हो, जंगलों में हरे भरे वृक्ष हों, एक कलकल छलछल करती हुई नदी बह रही हो, तो एक नेचर लवर को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हमारे पूरे रास्ते में छोटे छोटे रंग बिरंगे अनेकों प्रकार के फूल एवं पौधे दिख रहे थे, जिनके बारे में मेरे गाइड संजीव ने मुझे काफ़ी कुछ बताया। आगे रास्ते में कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड ग्रस्त इलाके हैं जहां थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। ऊपर को जंगली जानवर जैसे लंगूर वगैरह के मूवमेंट से ढीली मिट्टी नीचे लुढ़कने लगती है, इसलिए ऐसी जगहों को सावधानी से पार करना चाहिए। नदी अभी भी हमारे साथ साथ बह रही थी। बहाव का शोर बहुत अधिक था, पर अब चूंकि ऊंचाई से ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी, इसलिए नदी का शोर मुझे उतना सुहाना नहीं लग रहा था। बंगाली लोगों का ग्रुप बहुत आगे जा चुका था और उनका सामान घोड़ों पर लगकर पीछे से जा रहा था। हमें चलते हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे, इसलिए हम लोग एक स्थान पर कुछ बिस्किट वगैरह खाने के लिए रुक गए। बगल के गांव के कुत्ते भी अक्सर साथ ही चलते हैं। इनके चलने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि ये किसी भी जंगली जानवर पर हमेशा नज़र रखते हैं। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह जंगल बाघ एवं भालुओं से भरा हुआ है।
मौसम खुला हुआ था जिसकी मुझे बेहद खुशी हो रही थी। पहाड़ों की असल खूबसूरती तो नीले आसमान के बैकग्राउंड में ही नज़र आती है। हम लोग थोड़ी देर और चढ़ाई करके एक पुल के पास पहुँचे, जिसे पार करके हम लोग पहली बार नदी के दूसरी तरफ जाने वाले थे। मैं थक गया था क्योंकि चढ़ाई एकदम खड़ी थी, इसलिए मैं एक पहाड़ी नदी के पास कुछ देर के लिए रुक गया। संजीव ने बताया कि बरसात में इस नदी का वॉल्यूम करीब 8 से 10 गुना बढ़ जाता है। धनछो, जो हमारा आज का पड़ाव था, वह करीब 1 किलोमीटर ही रह गया था, इसलिए हम लोग कुछ देर सुस्ता कर वहाँ के लिए चल पड़े। पुल के ऊपर तेज बहाव से बहते इस पहाड़ी नदी को देखने का एक अपना अलग ही आनंद है। संजीव ने बताया कि 1997 में जो एक मेजर लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें कई लोगों की जाने गई थी, यह वही स्थान है। चढ़ाई ऐसी थी कि शायद 1 मीटर भी रास्ता फ्लैट नहीं था, पर हमें फिर भी आगे बढ़ते रहना था, नहीं तो धनछो में हमारे लिए खाना नहीं बन पाता। अब ऊंचे ऊंचे वृक्ष करीब ख़त्म हो गए थे और उनकी जगह झाड़ियों ने ले ली थी। इस वजह से हमारी विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई थी, जिससे ट्रैकिंग करने में अब ज़्यादा मज़ा आने लगा था। करीब 3-4 घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद हम लोग धनछो पहुंच गए। धनछो में सिर्फ एक ही ढाबा था, पप्पू का ढाबा। धनछो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है।
हमारे सामने वही नदी बह रही थी जिसके साथ साथ हम लोग चलकर ऊपर तक आए थे। मेरे अंदाज से धनसो की ऊंचाई समुद्र तल से कुछ 3100 या 3200 मीटर होगी। यह अंदाज़ा मैंने आसपास के पेड़ पौधों एवं झाड़ियों को देखकर लगाया। बंगाली ग्रुप मुझसे काफ़ी पहले ऊपर पहुंच चुका था। मैं अपनी कमज़ोरी कहाँ मानने वाला था। मैंने उन्हें अपने देर से पहुंचने का कारण यह बताया कि मैं रास्ते में पेड़ पौधों एवं जानवरों को देख रहा था। एक बार तो ढाबे के लोकेशन को देखकर मुझे बड़ी चिंता हुई, क्योंकि उस पूरी घाटी में सिर्फ एक स्थान पर ही मुझे एक बहुत बड़ा रॉक स्लाइड दिखा। और आश्चर्य की बात यह थी कि ढाबा ठीक उसी रॉक स्लाइड के नीचे था। पर क्या कर सकते थे, इस ढाबे के अलावा और कोई दूसरी जगह वहाँ थी भी नहीं। हमारे लिए खाना यहीं तैयार हो रहा था। खाने में गर्मा गर्म चावल और तड़के वाली दाल बनी। एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण मुझे भूख ज़्यादा नहीं लग रही थी, फिर भी खाना बनता देख मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे हिमालयन वल्चर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं अपने हिमालय के दौरे में उनको देखने का कोई मौका नहीं गंवाता। किस्मत से धनसो की इस खूबसूरत घाटी ने मुझे वल्चर्स देखने का खूब मौका दिया। मैं थोड़ा उधेड़-बुन में था। फैसला नहीं कर पा रहा था कि खाने के बाद धनसो में ही रुका जाए या फिर आगे बढ़ जाया जाए। बादलों को देखकर मैं अच्छा खासा परेशान हो गया, पर मेरा मन यह सुनकर शांत हुआ जब ढाबे वाले ने बताया कि 1 से 3 बजे के बीच लगभग रोज़ ही बारिश होती है। चूँकि 1 बज चुके थे, इस कारण बादल मंडराने लगे थे। थोड़ी देर में बारिश चालू हो गई और यह अच्छा मौका मुझे बंगाली ग्रुप से घुलने मिलने का मिल गया। मालूम हुआ कि ढाबे वाला आज किसी यात्री को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए उसके पास दूध उपलब्ध नहीं था, जिस कारण सिर्फ बिना दूध वाली चाय ही मिल रही थी। और चूँकि बंगाल के लोग बहुत तैयारी के साथ चलते हैं, उनके पास मिल्क पाउडर था, जिससे हमें बारिश के दौरान भी शानदार चाय पीने का मौका मिला। जैसा कि हमेशा होता है कि बारिश ख़त्म होते ही मौसम खुल गया और दूर में बर्फ़ से लदे पर्वत दोबारा दिखने लगे। कूड़ा कटकर फैलाना तो हम हिंदुस्तानियों की आदत है, और हम लोग यह हरकत ऐसे खूबसूरत एवं इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इलाकों में भी करने से बाज नहीं आते। पता चला कि सारे लोग यूटीआई में काम करते थे और कलकत्ता में पोस्टेड थे।
बंगाल से एक और फैमिली आई थी जो यूटीआई वालों के ग्रुप में नहीं थे, स्वनदीप और उनकी माता श्री। मेरी उन लोगों के साथ उनके पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में काफ़ी बातचीत हुई। मैंने भी अपने पहाड़ी तजुर्बे उनके साथ शेयर किए। चूँकि मुझे एक्यूट माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम पहले भी हुई है, इसलिए मैंने और दूसरे बंगाली ग्रुप वालों ने भी आगे की चढ़ाई अगले दिन करने का प्लान किया। स्वर्णदीप और उसकी माताजी हम सभी से तेज़ ट्रैकिंग करते थे और दूसरों के मुकाबले करीब आधे समय में ही रास्ता तय कर लेते थे। चूँकि अब शाम हो चुकी थी और हमारे पास बातचीत करने के अलावा कुछ खास काम नहीं था, सो मैं बंगाली ग्रुप में शामिल हो गया। फिर हम लोग घंटों अलग अलग विषयों पर बातें करते रहे। चूँकि ये लोग यूटीआई में काम करते थे, इस कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पर डिस्कशन करना तो ज़रूरी था। थोड़ी देर के बाद ढाबे वाले ने बोनफायर का इंतज़ाम किया। मैं पहाड़ों पर बोनफायर के सख्त खिलाफ हूँ, पर मेरे बोलने से क्या होता है। अब तक यह तो पूरी तरह से पक्का हो चुका था कि हम लोग झील तक तो ज़रूर ही पहुँचेंगे, पर कैलाश पर्वत जो अक्सर बादलों से घिरा रहता है, वह देख पाएंगे कि नहीं, यह हमारी किस्मत पर निर्भर करता। चूँकि अब शाम होने लगी थी, सारे गिद्ध एक एक करके घाटी से नीचे की तरफ जाने लगे थे। इन दूर दराज के इलाकों में हर किसी के पास एक से बढ़कर एक तजुर्बे होते हैं, जिसे वह लोग बड़े चाव से बाहर वालों को सुनाते हैं। किसी ने भूतों के साथ फुटबॉल खेला होता है, तो कोई शंकर जी के साथ रोज भेड़ चराने जंगलों में जाता है। खैर, इस तरह के किस्से कहानियों को सुनते सुनाते समय बहुत अच्छा गुजरा। फिर रात हो गई और 2 घंटे के लिए जनरेटर चलने से बैटरी चार्ज करने का मौका मिल गया। सुबह नींद खुली तो साफ मौसम को देखकर बहुत खुशी हुई। बाबूराम जो ढाबा चलाता था, उसने पहले से ही आग का इंतज़ाम कर रखा था। बंगाली ग्रुप के सभी लोग निकलने के लिए पहले से ही तैयार हो चुके थे। साफ मौसम को देखकर यह तो पक्का हो गया था कि कुछ भी हो, हम लोग ऊपर मनी महेश झील तक तो ज़रूर ही पहुंच जाएंगे। चाहे ठंड कितनी भी हो, नीले आसमान के बैकग्राउंड में सुनहरी धूप को पर्वतों पर बिखरते देखकर बहुत अच्छा लगता है। बंगाली ग्रुप करीब करीब निकलने के लिए तैयार था। मैंने जानबूझकर आधे घंटे बाद निकलने का फैसला किया। ऐसी कोई खास जल्दी भी नहीं थी और फिर मुझे सूर्योदय का यह माहौल काफ़ी पसंद भी आ रहा था। नाश्ते में बाबूराम ने मैगी बनाई, जिसे खाने की अब तक आदत हो चुकी थी। इस हसीन वादी में मैगी खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। खाते वक्त मैं आगे के रास्ते के बारे में सोच रहा था। गौरीकुंड यहाँ से करीब 6 किलोमीटर पर है। रास्ता बहुत कठिन है और आगे चलकर ऑक्सीजन की कमी
मुझे ज़रूर ही तंग करने वाली थी। और फिर हम लोग तैयार होकर करीब 8 बजे ऊपर की तरफ चल पड़े। इस खूबसूरत झरने के इलाके को बंदर घाटी कहते हैं, जिसके बारे में मेरे गाइड संजीव ने मुझे यह बताया। मतलब बिल्कुल रास्ता चौड़ा नहीं था, बिल्कुल छोटा छोटा रास्ता था, जहाँ से कि आदमी चलता था दोनों हाथ आगे पीछे रख के ही चलता था बंदरों की तरह, इसलिए से बंदर घाटी के नाम दिया। मौसम के हिसाब से ट्रैकिंग के लिए इससे बढ़िया मौसम नहीं हो सकता। शुरू के 10-15 मिनट तो हम लोग तेज़ी से बढ़ते रहे और उसके बाद थकान तुरंत ही दिखने लगी। यह था ऑक्सीजन की कमी का असर। हम लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे, नए नए पर विशाल पानी के झरने दिख रहे थे। इस तरह के बिना पूंछ वाले चूहे हमें अक्सर नज़र आ रहे थे। अब तक सूरज की रोशनी पूरे धनचो घाटी में फैल चुकी थी और ऊपर से घाटी अत्यंत भव्य एवं सुंदर लग रही थी। बंदर घाटी के ऊपर पहुंचकर हम लोग सुस्ताने लगे। संजीव पानी की बोतल को भरना भूल गया था, इसलिए उसे नीचे झरने से पानी भरने के लिए भेज दिया। पहाड़ों पर धूप तेज होती है। धूप पड़ते ही ठंड का पता नहीं चलता और फिर इतनी चढ़ाई करने के बाद बहुत गर्मी भी आ गई थी। पर ऐसी अवस्था में बर्फीले ठंडे पानी पीने से अक्सर गला ख़राब हो जाता है और कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, जो कि ऐसे दूर दराज के इलाके में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कुछ देर सुस्ता कर हम आगे बढ़ चले। शिव का घाट हमारा अगला पड़ाव था। अब हमें बाघ और भालू तो मिलते नहीं हैं, इसलिए छोटे मोटे जानवर जैसे पहाड़ी चूहे एवं पहाड़ी गिलहरियों को देखकर ही मैं खुश हो रहा था।
करीब आधे घंटे के बाद हम लोग शिव का घराट पहुंच गए। संजीव ने इस जगह के इस नाम का कारण बताया। यहाँ पर जो आवाज़ सुनाई दे रही है ऐसे लग रहा है कि चक्की घूम रही है। यहाँ पर जो होता है वो शिव जी के साथ में जो शिव जी के गण चले होते हैं उनके लिए भोजन का इंतज़ाम होता है। मतलब यहाँ पर जो आटा होता है, आटा स्पेशल चक्की का आटा वो यहाँ पर पिसता है और उनके लिए फिर रोटी का इंतजाम होता है। इसकी दूरी शंकर जी के लिए, शंकर जी के गानों के लिए, उनके गणों के जो लिए, उनके गणों के लिए इसकी है दूरी धनछोड़ से 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर धनछोड़ के 2 किलोमीटर चलने के बाद जो शिव जी और शिव जी के साथ जो गण चले होते हैं वो यहाँ पर रेस्ट करते हैं। यहाँ पर आटा तैयार होता है और उसके बाद उसके भोजन का इंतजाम होता है। इसका आगे पे अगला पड़ाव कौन सा है? इसका अगला पड़ाव आएगा सुंदरासी। मोटा मोटा होगा ये यहाँ 1 किलोमीटर इन विशाल पत्थरों के पीछे शायद कोई झरना है, जिसके वजह से बाहर बहुत भारी आवाज़ आती है, जो कि चक्की के पीसने से बहुत ज़्यादा मिलती है। हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए और अब हमारा अगला पड़ाव सुंदरासी था। अब वेजिटेशन ख़त्म सी हो रही थी और हवा में ऑक्सीजन की कमी साफ साफ महसूस हो रही थी। मैं थोड़ा सा ही चलकर थक जाता था। हम लोग अभी भी पहाड़ी नदी के साथ साथ ही चल रहे थे, इस कारण पानी का शोर हर तरफ से अभी भी सुनाई दे रहा था। हम लोग कुछ दूरी चलकर ही थक जाते थे और बैठ जाते थे और फिर पार्ले जी बिस्किट खाते थे। इसी बिस्किट के लालच में गांव के कुत्ते अब तक हमारे साथ यहाँ तक आए थे। ठंड का यह आलम था कि धूप में गर्मी महसूस होती थी, पर छाए में आते ही ऐसी ठंड लगती थी कि कुछ सामान भी हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाता था। पर मिला जुला कर मैं बहुत खुश था कि हम लोग कैलाश पर्वत की तरफ आखिर बढ़ तो रहे हैं। पर इस पथरीले टेरेन में भी कुछ खूबसूरत पौधे अपने आप को संरक्षित कर ही लेते हैं। हम लोग फिर आगे बढ़ चले। आगे जाकर अब घाटी की शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। धनछो घाटी के विपरीत यहाँ पर हरियाली का कोई नामो निशान भी नहीं था। पूरी घाटी ढीले पत्थरों से भरी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि अगर एक भी पत्थर हिले तो शायद घाटी के सारे पत्थर गिर पड़ेंगे। हर तरफ से घाटी डरावनी दिख रही थी, पर फिर भी इसमें एक खिंचाव था, एक खूबसूरती थी। शिव की फिलॉसफी से यह घाटी बिल्कुल मेल खाती थी। सुंदरासी में मेले के दौरान काफ़ी दुकानें लगती हैं। इसके बाद गौरीकुंड तक का रास्ता बेहद कठिन ही नहीं पर खतरनाक भी है।
हम लोगों ने पहली बार अपनी यात्रा में एक ऐसा रुख लिया जहां हम उस पहाड़ी नदी से दूर जाने लगे। मैं लगातार बाएं से दाएं एवं ऊपर से नीचे घाटी को निहारता जा रहा था। चूँकि कठिन चढ़ाई के कारण मुझे रुकना बहुत पड़ रहा था, इस कारण मुझे नज़ारों को देखने का मौका भी बहुत मिल रहा था। संजीव ने रॉक स्लाइड से भरपूर करीब अगले 1 किलोमीटर के इलाके में मुझे कम से कम रुकने की सलाह दी। ऊपर कुछ जंगली जानवर या फिर माउंटेन गोट्स के हिलने डुलने के कारण अक्सर रॉक स्लाइड्स ट्रिगर हो जाते हैं। मेले के दौरान आए यात्रीगण एवं भक्तजनों ने यहाँ पर भी अपनी छाप छोड़ रखी थी। अब चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोग लगभग 12,000 फीट पर पहुंच चुके थे। संजीव की माने तो बहुत सारे यात्री सुंदरासी से ही थक हार कर वापस लौट जाते हैं। ऊपर पहुंचकर हम लोगों ने नीचे सुंदरासी को देखा। यह अब तक का सबसे थकाने वाला एवं खतरनाक सेक्शन था। संजीव ने कहा कि गौरीकुंड यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर ही है। मीडियम से हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग शारीरिक से अधिक मानसिक शक्ति का परिचय देती है। पूरे रास्ते में मैं अपने दिमाग को यही समझाता आया कि मैं यह तकलीफ़ आखिर उठा ही क्यों रहा हूँ। खैर अगले 15 मिनट में जैसे तैसे हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए। मौसम साफ होने पर बाएं तरफ कैलाश पर्वत को हम यहाँ से देख सकते हैं, पर जैसा कि अक्सर होता है कैलाश पर्वत बादलों से ढका हुआ था, पर यह घाटी अत्यंत ही खूबसूरत थी। कुंड में पानी बिल्कुल नहीं था। करीब 1 बज गए थे। गौरीकुंड में सिर्फ एक ही दुकान खुली हुई थी। भूख लग गई थी, इसलिए हम लोग फिर से मैगी खाने लगे। इसी दौरान अचानक बारिश चालू हो गई, जो कि इस समय अक्सर होती है। बारिश बाद में हल्की हल्की बर्फ़ में तब्दील हो गई। मैं रज़ाई में घुसकर कुछ देर सुस्ताने लगा। मैं हर सेकंड यही बना रहा था कि बारिश के बाद काश कैलाश के दर्शन हो जाएं। और बारिश रुकते ही जैसे चमत्कार हुआ, आसमान बिल्कुल साफ हो गया। और मेरे सामने था
मणिमहेश कैलाश पर्वत। मेले के दौरान यहाँ कुछ दुकानें लगती हैं, इस कारण यहाँ सरकार ने छोटी मोटी कंस्ट्रक्शंस करवाई हुई हैं। हम लोग थोड़ी देर के बाद ऊपर झील की तरफ निकल पड़े। यहाँ से मणिमहेश झील सिर्फ 1 किलोमीटर ही है और चढ़ाई वैसे तो ज़्यादा कठिन नहीं है, पर ऑक्सीजन की कमी उस रास्ते को कठिन बना देती है। मैं धीरे धीरे अगल बगल के नज़ारों को देखता ऊपर झील की तरफ बढ़ रहा था। हमारे बाईं तरफ कैलाश पर्वत था और उसके बगल में बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे। रास्ता था तो छोटा पर किसी मायने में आसान नहीं था। आसपास की पहाड़ियां रॉक स्लाइड से भरी हुई थी। थोड़ी देर में ही कैलाश पर्वत बादलों से फिर से घिर गया। कुछ ही देर में शाम हो गई और रोशनी कम होने लगी। झील के पास ही एक बड़ा टेंट एवं उसके साथ ही एक ढाबा था जहां रात को हम लोग रुक गए। शाम तक बादल फिर से हट गए थे, इसलिए कैलाश पर्वत साफ दिखने लगा था। ठंड बहुत हो गई थी, इसलिए हम लोग टेंट में आकर आराम करने लगे। सुबह हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए थे। उम्मीद के अनुसार चटकीली धूप को देख मन उमंगों से भर गया। कैलाश पर्वत एवं बगल के सभी विशाल पहाड़ गर्व से सिर उठाए खड़े थे। मैं और मेरे साथ आए लोग बिना पलक झपकाए कैलाश को निहारते रहे। एक अजीब सा एहसास था। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं साक्षात मणिमहेश कैलाश के दर्शन कर रहा हूँ। मैं लगातार तस्वीरें भी खींच रहा था। थोड़ी देर के बाद कैलाश पर्वत के पीछे से सूर्योदय हुआ,
जिससे पूरी घाटी जगमगा गई, जैसे हर चीज़ जीवित हो उठी हो। थोड़ी देर बाद ढाबे वाला हमें गर्मा गर्म चाय दे गया। इतने खूबसूरत एवं दैविक स्थान में शायद मैं दोबारा चाय नहीं पी पाऊंगा। चाय पीते ही मेरी नज़र बंगाली ग्रुप पर गई और मैं यह देखकर हैरान हो गया कि वह लोग नीचे जाने के लिए तैयार भी हो गए थे। चूँकि उनका आगे का भी प्रोग्राम था, इसलिए कैलाश दर्शन करके वह लोग वापस जल्दी से जल्दी चंबा पहुंचना चाहते थे। जाने से पहले कुछ तस्वीरें हमने साथ में खिंचवाई और फिर वह लोग नीचे की तरफ बढ़ गए। मेरी नज़र झील पर गई। पानी बहुत कम था। मुझे बताया गया कि पानी को जानबूझकर खाली किया गया था, जिससे मेले के दौरान हुई गंदगी को साफ किया जा सके। पंडित जी खुद ही इस सफाई की प्रक्रिया में लगे हुए थे। ढाबे वाले ने मणिमहेश कैलाश के बारे में अपने विचार हमसे बांटे। बल्ब की तरह जलती है लाइट। वो भी कभी यानी कि ऐसी होती है, कुदरत की बात है। कुदरत किसका मानते हैं कि हमें जिस मर्जी जिसको भी दर्शन दे सकता है, जिस मर्जी जिसको नहीं भी दर्शन दे सकता है। खुशी से होता है कि हम लोग को तो हर चीज़ करता है। ये तो कैलाश में हम लोग तो बाजे पढ़ते हैं, द्वार खुल जाता है। दरवाजा खुलता है भोलेनाथ के, क्या अंदर शंख ध्वनि की आवाज़ आती है कि हम लोग आपने सुनी है? हाँ सुनी है हमने। और वो बता रहे थे कि रोशनी जो है घूमती है रात को, हाँ। उसके बारे में बताओ ज़रा। उसके बारे में ऐसा जैसे रोशनी आती है कि हम लोग कोई वो लाइट से टकराती है, चांदनी से टकराती है। जब जैसे चांदनी से कि वो लाइट टकराएगी कि हम लोग को लाइट जो बिखर जाती है, तब घूमती है। नेपाली बाबा, जिन्हें बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनसे मेरी भेंट हुई। उन्होंने मणिमहेश कैलाश के बारे में अपना दृष्टिकोण हमसे शेयर किया। मणिमय कैलाश, तो मणिमय कैलाश का अर्थ यही कहा जाता है कि विद्वान लोग ने शास्त्र में यह अर्थ निकलता है कि मणि एक प्रकाश की तरह चमकते रहता है। ये परमात्मा का जो है तेजस्वी रूप है। जो हम सोचता है जो सर्प वाला जो मणि समझते हैं, वो उस मणि नहीं है। जो यहाँ मणि में जो है भगवान महादेव का जो मणि जो प्रकाश है, मणि की तरह चमकते रहते हैं। तो मतलब मणि का दृष्टांत देते हुए मणि की तरफ जो है प्रकाश चमकते रहते हैं रात दिन जो है, तो ये अर्थ निकलता है। परंतु लोगों को यही सोचते थे मणि भगवान तो महान है ना जी। मणि तो एक अणु होता है, एक छोटा सा चीज है ना जी। भगवान तो विशाल प्रकाशमान है, मणि तो छोटा होता है। तो अपना आदमी सब अपना अपना भाव है लोगों का समझना। मैं बाबा जी की कुटिया पर खड़े होकर काफ़ी देर तक पर्वतों को निहारता रहा।
धूप आने से ठंड काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने बाबा जी को बगल के एक ऊंचे पर्वत की तरफ जाते देखा। ढाबे वाले ने एक दुकान भी खोली हुई थी जिसमें पूजा की सभी सामग्री मिल रही थी। मैंने भी कुछ चीज़ें खरीद ली। सरकार के द्वारा बनाए कुछ कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स के कारण मैं काफ़ी चिढ़ा हुआ था। मेरा बस चलता तो मैं इन स्ट्रक्चर्स को गिरा देता। जहाँ तहाँ सीमेंट और स्टील टॉर नज़र आ रहे थे जिसने इस झील के कुछ इलाकों को भद्दा बना दिया था। 14,000 फीट पर यह स्ट्रक्चर मुझे कतई नहीं भा रहे थे। पंडित जी लगातार पानी को साफ करने में लगे हुए थे। मेरा गाइड संजीव उस कम्युनिटी का था जिन लोगों को ही मंदिर में पूजा कराने का हक प्राप्त है, इसलिए उसी ने मेरे लिए पूजा की। दस बज गए थे। संजीव ने हमें तुरंत नाश्ता करके नीचे बढ़ने की सलाह दी, नहीं तो हम लोग दोपहर की बारिश में फंस सकते थे। और मैं तो नॉन स्टॉप नीचे से ऊपर घाटी को निहारता जा रहा था, जैसे मेरी आंखें थक ही नहीं रही थी और मेरा मन भर ही नहीं रहा था।
एक पतली सी पगडंडी इस खतरनाक रास्ते से ऊपर कमलकुंड को जाती है। मेरी कोई खास इच्छा वहाँ जाने की नहीं थी, इसलिए मैं उधर नहीं गया। नाश्ते में फॉर अ चेंज हमने पराठा खाया। खाते हुए मैंने बाबा जी को बगल के पर्वत से नीचे आते देखा। संजीव ने बताया कि ऊपर की पहाड़ी पर मोबाइल का सिग्नल मौजूद है, जिस कारण बाबा जी अक्सर ऊपर जाते हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे किसी व्यक्ति को मोबाइल में बात करने के लिए 2 किलोमीटर के करीब 14,000 फीट पे चलना पड़ता हो। ग्यारह बज गए थे और बादल बढ़ने लगे थे। हम खाकर जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ चले। हम लोग बिना रुके बढ़ते रहे और करीब 2 घंटे में गौरीकुंड से धनछो आ गए। आज धनछो में धूप खिली हुई थी, पर हम लोग वहाँ से ऊपर बंदर घाटी में बारिश को देख पा रहे थे। हमने वहाँ चाय पी और कुछ देर के लिए गपशप मारने लगे। मैं बहुत खुश था और चाह कर भी अपना मुंह बंद नहीं रख पा रहा था। डलहौजी और भरमौर में हर किसी के मना करने के बावजूद मैंने ये यात्रा की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोकल्स बिना किसी पक्की जानकारी के टूरिस्ट को गलत सलाह भी देते हैं। मैं तो एक बार करीब करीब डलहौजी से वापस पठानकोट की तरफ लौट ही गया था। इस यात्रा की सफलता के बाद की खुशी सिर्फ और सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। मुझे इस बात की जानकारी कतई नहीं थी कि कैलाश पर्वत आने से पहले हमें भरमौर में भरमानी देवी के मंदिर में जाना होता है। क्योंकि यह बात मुझे कैलाश यात्रा के बाद मालूम हुई, इसलिए मेरा अगला पड़ाव भरमानी देवी मंदिर था। भरमानी देवी मंदिर के रास्ते में एक बाबा जी मिले, जिन्होंने विस्तार से भरमानी देवी के महत्व के बारे में मुझे बताया। कभी कभी देवता लोग देवता के पास मिलने जाते हैं, कोई बातचीत करना हो, किसी चीज़ की सलाह लेनी हो, इस प्रकार से अपने अपने बैठक में सब मुलाकात करते हैं। तो दिग्गज है, वो दिग्गज के पाल इस क्षेत्र का दिक्पाल है, इसलिए वहाँ भी जाते हैं। और साफ हुकूमत ऑर्डर जो चलता है माता ब्रह्माणी का, यहाँ किसी के नहीं चलेगा, शिव का नहीं चलेगा, कोई देवता का नहीं चलेगा। माता जी की जो मर्जी होगी ब्रह्माणी देवी का वही होगा। अर्थात